पिछले क्लास में हम लोगों ने कारण पर बातचीत किया। हमने नेचर पर भी बातचीत किया। प्रकृति पर। फिर हम लोगों ने बातचीत किया, मुझे लगता है कि शायद कारण और नेचर पर ही लास्ट में हम लोगों ने बातचीत किया था ना, है ना। आज हम लोग इसके प्रभाव पर बातचीत करेंगे। इम्पैक्ट, सफलता व असफलता के कारक, फैक्टर्स ऑफ सक्सेस एंड अनसक्सेस, मूल्यांकन पर हम बातचीत करेंगे। इवैल्यूएशन पर हम बातचीत करेंगे और इसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसकी सीमाएं क्या रहीं, लिमिटेशंस, इसकी उपलब्धियां क्या रहीं, अचीवमेंट्स, इसकी देन क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। बीपीएससी में सीमाओं से संबंधित जो प्रश्न है वह आलोचनात्मक वर्णन के रूप में आता है। क्रिटिकली डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857। और सबसे लास्ट में हम लोग बातचीत कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ वीर कुंवर सिंह एंड critical evaluation of the role of कुंवर सिंह। ये कुल मिलाकर के कंप्लीट टॉपिक का एक स्ट्रक्चर भी है। अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं विद्रोह
की सफलता व असफलता का मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ऑफ सक्सेस एंड अनसक्सेस ऑफ रिवॉल्यूशन और रिवोल्ट। अब जैसे विद्रोह की सफलता और असफलता का मूल्यांकन हमें करना है, तो इसकी सफलता और असफलता का मूल्यांकन हम इस विद्रोह के उद्देश्य के आधार पर कर सकते हैं। इसका मूल्यांकन विद्रोह के उद्देश्य की प्राप्ति के आधार पर किया जा सकता है। Revolt of 1857 can be evaluated on the basis of attainment of the goal और एम। बट इस संदर्भ में समस्या यह है कि जैसा कि कल हम लोगों ने बातचीत किया था कि अब विद्रोह के उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं। तो चूंकि विद्रोह स्वतः स्फूर्त था, नियोजित व संगठित नहीं था, इसलिए इसके सुनिश्चित उद्देश्यों का अभाव था। Since revolt was self-generated and not planned and organized, therefore there was lack of the certain aim of revolt। लेकिन फिर भी हम इसके उद्देश्यों का पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो 1757 से 1856 तक
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में विद्रोह प्रारंभ हुआ। अर्थात उसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन की समाप्ति से जुड़ा हुआ था। तथा मुगल साम्राज्य व मध्यकालीन शासन की पुनर्स्थापना से भी संबंधित था। चूंकि 10 मई 1857 को जब मेरठ में विद्रोह हुआ और जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने मुगल साम्राज्य को स्थापित करने की घोषणा की। अर्थात ब्रिटिश शासन के स्थान पर मुगल शासन की स्थापना इसका उद्देश्य था। ये विद्रोह के विकास क्रम के आधार पर हम कह सकते हैं। इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 started as Indian reaction of British exploitation from 1757 to 1856. So naturally, the aim of revolt was to abolish British rule, foreign rule. ब्रिटिश शासन या विदेशी शासन को समाप्त करने से जुड़ा हुआ है यह युद्ध। So naturally, the aim of revolt was to abolish British rule or foreign rule and to establish Mughal rule or medieval rule once again. तो क्या इस उद्देश्य को प्राप्त करने में 1857 का विद्रोह सफल रहा? इसका मूल्यांकन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। इसका मूल्यांकन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। इवैल्यूएशन, तात्कालिक अर्थों में और दीर्घकालिक प्रभाव के दृष्टिकोण से। If one evaluated the revolt on the basis of
immediate impact then revolt was not considered successful. तात्कालिक अर्थों में विद्रोह को सफल नहीं कहा जा सकता, सफल नहीं कहा जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दोनों ही उद्देश्य थे, अर्थात ब्रिटिश शासन की समाप्ति और मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना, एबॉलिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड एस्टेब्लिशमेंट, रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल, दोनों ही संभव नहीं हो पाया। अर्थात ना तो ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई और ना ही मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुई, और नहीं तो कंपनी के शासन के स्थान पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई। अर्थात अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के स्थान पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई। ऑन द प्लेस ऑफ इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश्ड। एंड अप्रत्यक्ष शासन के स्थान पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन कहीं अधिक शोषक और कहीं अधिक साम्राज्यवादी था, कहीं अधिक औपनिवेशिक था, और उसके प्रभाव कहीं अधिक व्यापक थे। In place of indirect rule, direct rule of Britain was more exploitative, more colonial in nature, and the impact of direct British rule was more extensive in comparison of इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल। आपने नोट कर लिया? ऑन द प्लेस ऑफ इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश्ड, एंड इन कंपैरिजन ऑफ इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल was more exploitative, more colonial in nature, and the impact of colonial rule was more extensive। अर्थात 1857 के विद्रोह के पश्चात अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के स्थान पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। यह प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कहीं अधिक शोषणात्मक था, प्रतिक्रियावादी था, नकारात्मक था, और इसके जो प्रभाव हैं वो भी कहीं अधिक व्यापक थे। इसी बात को समझाने के लिए आप कह रहे हैं, जो अभी मैं लास्ट में जो बोल रहा हूं, इसी बात को है? डायरेक्ट वाला अधिक कैसे था, मतलब? अच्छा, इनडायरेक्ट से जो डायरेक्ट आया वो ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव कैसे था? अच्छा, अगर मैं बहुत डिटेल में ना भी जाऊं, मैं एक बात बताता हूं। मान लीजिए कि अभी मेरा एक वीडियो लेक्चर चल रहा है और डायरेक्टली आप पढ़ भी रहे हैं।
तो जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो आप ज्यादा ले पा रहे होंगे, और जो वीडियो लेक्चर वाले जो लोग हैं जिनके मन में कुछ डाउट होगा वो उसको क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे। आपके मन में कोई डाउट आया आप पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर सकता हूं। तो मैं सिर्फ शाब्दिक रूप में ही चलता हूं, अगर मतलब बहुत ज्यादा जो है अगर हम नहीं भी इस बात को एक्सप्लेन करते हैं तो मैं सामान्य रूप में ही एक बात कहता हूं कि हमेशा जो है इनडायरेक्ट रूल की जगह पर डायरेक्ट रूल ज्यादा खतरनाक होगा, उसका जो प्रभाव होगा वो अधिक व्यापक होगा। खैर, लेकिन क्या है कि छात्र जो है जब तक उसको एविडेंस नहीं दें तब तक जो है उसको ये बात समझ में नहीं आएगा कि इनडायरेक्ट रूल की तुलना में डायरेक्ट रूल क्यों ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव होगा। ये बात जो है आप खुद समझ जाएंगे अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो। जैसे ही मैं 1857 की क्रांति का प्रभाव आपको बतलाऊंगा, 1857 के पश्चात अंग्रेजों की नीतियों में परिवर्तन बतलाऊंगा, वैसे ही अपने आप लिंक हो जाएंगे। देसी रियासतों के प्रति जो नीति है, जमींदारों के प्रति जो नीति है, मुसलमानों के प्रति जो नीति है, हिंदुओं के प्रति जो नीति है, बुद्धिजीवियों के प्रति जो नीति है, उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जो नीति है, इन सब के साथ आप अपने आप जो है जुड़ जाएंगे। लेकिन मैं एक बात उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि जब 1813 का अधिनियम आया और 1813 के अधिनियम में जब अंग्रेजों ने यह कहा कि भारत में शिक्षा का विकास होना चाहिए और भारतीय जो परंपरागत समाज है उसका आधुनिकीकरण होना चाहिए, और फिर अंग्रेजों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को समर्थन देना शुरू कर दिया, और जो भी हमारी कुरीतियां थीं, जो भी हमारी गलत परंपराएं थीं, अतार्किक परंपराएं थीं, उनमें वो धीरे धीरे सुधार करना वो प्रारंभ करते हैं। जो हमारे सामाजिक धार्मिक सुधारक थे उनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से हेल्प मिला, जैसे सती ट्रेडिशन को एबॉलिश करने में, विडो रीमैरिज एक्ट को प्रचलित करवाने में, या मैरिज के लिए ही जो एक एज है, मिनिमम एज है, वो होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, ह्यूमन इमेंसिपेशन, नरबली वगैरह जो है ये सब प्रतिबंधित होना चाहिए, दास प्रथा प्रतिबंधित होना चाहिए। तो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे थे। 1857 के पश्चात 1857 की क्रांति के कारणों के अंतर्गत अंग्रेजों ने यह माना कि अंग्रेजों की जो सामाजिक धार्मिक सुधार की जो नीति थी वह 1857 की क्रांति का एक कारण था, 1857 के विद्रोह का एक कारण था, और इसीलिए उन्होंने सुधारों के प्रति प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई। और अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा हो तो उन्होंने उन परंपरावादी तत्वों को समर्थन देना शुरू कर दिया जिसको पहले वो सुधार करना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने 1870 के दशक से ही, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हो रहा था, तो उन्होंने बांटो और राज करो की नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मुसलमानों को प्रमोट किया अगेंस्ट हिंदूज, उनको यूज करने के लिए, सांप्रदायिकता को समर्थन दिया, और जो पॉलिसी ऑफ कम्युनलिज्म है वो एक रॉयल पॉलिसी है, जबकि पहले वो इसका विरोध करते थे। और कंपनी की तुलना में ब्रिटेन जो है 1857 के बाद इंडिया के ऊपर ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल, मिलिट्री कंट्रोल को एस्टेब्लिश करने पर इंफेसिस करने लगा, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हो चुका था। हम चाहते थे कि इंडिया के ऊपर एक इतना
स्ट्रॉन्ग, इतना साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो, मिलिट्री कंट्रोल हो कि फिर से कहीं कोई विद्रोह वापस ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने घोर प्रतिक्रियावादी शासन करना प्रारंभ किया। पहले राजा राम मोहन राय कुछ मांग करते थे तो अंग्रेज समर्थन करते थे, और अब कांग्रेस के जो बुद्धिजीवी लोग थे जब वो मांग करते थे तो उनको दबाया जाता था, सप्रेस्ड किया जाता था। राष्ट्रीय आंदोलन को जितना अधिक सप्रेस्ड और जितना अधिक कुचलने का प्रयास इस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में हुआ है, 1885 से लेकर 1947 के काल में हुआ है, वह प्रयास 1757 से लेकर 1856 के बीच में नहीं हुआ था। वो तभी उसको सप्रेस्ड करते थे जब वो हिंसा का सहारा लेते थे। चाहे कितना भी, जो भी ट्राइबल रिवोल्ट हो, जो भी पीजेंट रिवोल्ट हो या सिविल रिवोल्ट हो, वो तभी सप्रेस्ड करते थे जब वो लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम करता था। शांतिपूर्ण मांगों का वो हमेशा समर्थन करते थे, अच्छी बातों का वो हमेशा समर्थन करते थे। लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात उन्होंने एक प्रतिक्रियावादी शासन को अपनाया, और जिसको आप इल्बर्ट बिल में देख सकते हैं, आर्म्स एक्ट में देख सकते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में देख सकते हैं। कांग्रेस के प्रति जो क्रिटिकल अप्रोच है ब्रिटिश रूलर्स का, कर्जन का, डफरिन का, उसको आप देख सकते हैं। कांग्रेस का डिमांड क्या था 1885 से लेकर 1905 तक? क्यों लॉर्ड कर्जन कहता है कि मैं कांग्रेस मृत्युशैया पर लेटी हुई है और भारत में रहते हुए मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं उसके मृत्यु में थोड़ा सहयोग कर सकूं? कांग्रेस के प्रति इतनी नफरत कहां से आई? कांग्रेस तो अच्छी डिमांड करती थी ना कि आप प्रशासन में सुधार कर दीजिए, सिविल सेवा में सुधार कर दीजिए, थोड़ा एजुकेशन में और रिलैक्सेशंस दीजिए। कोई गलत मांग तो नहीं थी ना। तो पहले राजा राम मोहन राय का समर्थन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समर्थन, केशव चंद्र सेन का समर्थन, अचानक से क्या हो गया आपको? आप क्यों इतना तिलमिलाए हुए से हैं? इतना गुस्से में क्यों लग रहे हैं आप? आपने खुद सिविल सेवा लाया है। हमने तो नहीं कहा था आपको सिविल सेवा में डॉक्ट्रिन ऑफ एबिलिटी और इक्वलिटी को एडॉप्ट करने के लिए, आपने खुद अपनाया इसको। और अब आप इंडियन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। 23 साल को आप 21 साल में, मैक्सिमम जो एज 23 इयर्स हुआ करता था, उसको आप 21 इयर्स करना चाहते हैं, फिर उसको 19 इयर्स करना चाहते हैं, इसलिए ताकि इंडियंस को सिविल सर्विसेज में कम से कम पार्टिसिपेट करने को मिले। हमने एक रिवोल्ट नहीं किया कि आपने इतना अधिक पनिशमेंट हमें देना शुरू कर दिया, जबकि आपने यह दावा किया था 1858 में, जो 1 नवंबर 1858 में विक्टोरिया का जो अनाउंसमेंट है, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा एम इंडियंस को एजुकेट करना है, मॉडर्न बनाना है, उनको सिविलाइज करना है। मतलब हमारा उद्देश्य भारत का विकास करना है, भारतीयों को शिक्षित बनाना है, भारतीयों को सभ्य बनाना है। आखिर हमने कौन सी ऐसी सभ्यता कर दी जिसके लिए आप हमें दंडित कर रहे हैं? आपने ही रखी है सिविल सेवा, और आप ही लगातार भारतीयों के भागीदारी को कम करना चाहते हैं। आपने ही यूनिवर्सिटी सिस्टम लाया है। चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे। उन्होंने बताया कि हायर एजुकेशन होना चाहिए इंडिया में, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। लेकिन फिर आप यूनिवर्सिटी एक्ट लाने के लिए क्यों बाध्य हो रहे हैं? क्यों यूनिवर्सिटीज पर आप गवर्नमेंट कंट्रोल को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं? आप क्यों रेले कमीशन ला रहे हैं? 1882 में आपने खुद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम का नारा दिया। 1899 में आखिर कौन सी ऐसी हमने गलती कर दी कि आपने कलकत्ता म्युनिसिपैलिटीज में भारतीयों की संख्या को कम कर दिया?
आखिर चल क्या रहा है? 1857 से लेकर 1900 के बीच में ही, 1905 के बीच में ही 50 वर्ष भी नहीं हुए थे और इतने अधिक भारतीयों को दंडित किए जाने का प्रयास। क्या डर है जो आपको अंदर ही अंदर सता रहा है? क्यों भारतीयों से इतनी अधिक नफरत कर रहे हैं आप? हमने ऐसी बात क्या कर दी है? 1800 से लेकर के 1857 तक आप देख लीजिए, 50 साल की अवधि पहले का ले लीजिए, 50 साल की अवधि बाद का ले लीजिए, तो जो पहले का रूल था और जो अब का रूल है वो अधिक रिएक्शनरी है, प्रतिक्रियावादी है, उग्रवादी है। वो क्यों उग्रवादी है? क्योंकि पहले कंपनी के माध्यम से शासन होता था, अब अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन है, अब ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन है और किसी भी कीमत पर हम इस कॉलोनीज को खोना नहीं चाहते हैं। और खैर, मैं आपको घसीटना नहीं चाहता हूं, लेकिन बात उठेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। एटीन 1990 में जर्मनी का एक युवा शासक हुआ आपकी भांति, जिसका नाम था कैसर विलियम सेकंड। उसने ये कहा कि सिंहासन खाली करो कि अब हम आते हैं। 1870 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था और 1870 से लेकर 1890 के बीच में बिस्मार्क ने अपनी डिप्लोमेसी से जर्मनी के डोमिनेंस को यूरोप में एस्टेब्लिश किया था। और अब जर्मनी का जो युवा बादशाह है वह कहता है कि हमारी जो अपनी प्रेस्टीज है, हमारा जो अपना ग्लोरी है, हमारा जो स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग हमारा भी एम्पायर होना चाहिए वर्ल्ड में। इनको बार बार चैलेंज मिल रहा है, ब्रिटेन को, फ्रांस को, स्पेन को, पुर्तगाल को, जर्मनी से, इटली से। इस कारण भी उस समय की कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाएं ऐसी हैं जिसमें कि यह माना गया था कि एक राष्ट्र के तीव्र विकास के लिए कॉलोनीज आवश्यक है। इसलिए बाय हुक एंड क्रुक ब्रिटिशर्स इस पॉलिसी को फॉलो करते थे कि हमें किसी भी तरह से इंडिया पर अपने कंट्रोल को बनाकर रखना है। और कंट्रोल का मतलब सीधे सीधे एक्सप्लॉयटेशन से है। ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना का मतलब भारतीयों के ऊपर शोषण और जुल्म से है। किसी भी रूप में वो भारतीय उपनिवेश को छोड़ना नहीं चाहते थे। जर्मनी और इटली के द्वारा इन्हें हर जगह एशिया और अफ्रीका में चुनौती मिल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध इसी साम्राज्यवाद के लिए हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी साम्राज्यवाद के लिए हुआ था। इस समय का पूरा काल ही यही है, न सिर्फ भारत